नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ धूमिल की कविता अकाल दर्शन की। सुदामा पांडे धूमिल वामपंथी धारा के कवि हैं और इनकी कविताओं में हमेशा एक आक्रोश, एक क्रांति हम देख सकते हैं। क्रांति की धारणा को लेकर इनकी कविताओं को जब हम देखते हैं तो कुछ राजनीतिक मुद्दे भी यहाँ सामने आते हैं। एक गहरी कलात्मकता के साथ साथ उन्होंने अपनी वामपंथी जो विचारधारा है उसे कविताओं में प्रस्तुत किया है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन जैसे कवियों का काव्य इसका सुंदर उदाहरण है। धूमिल की कविता भी इसी श्रेणी में आती है। जनता और जनता की चेतना के बिना किसी भी क्रांति की संभावना की खोज हम नहीं कर सकते। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का काम इन कवियों ने किया है। जन चेतना को उनकी कविताओं में हम बखूबी देख सकते हैं। जनता में इनका अगाध विश्वास है और यही जो अगाध विश्वास है वह इनकी कविताओं में दिखता है। धूमिल जिस दृष्टि से देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, जनता को, वह समझना चाहते हैं कि आखिर जो राजनीतिक लोग हैं उनको उन्होंने चालाक आदमी के उपाधि दी है, वह क्यों आखिर हमें परेशान करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं, जनता को पशु के समान कर देते हैं, गूंगा बना देते हैं, बेहया बना देते हैं, तटस्थ रखते हैं। और इस अकाल दर्शन कविता में उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि जो जनता है वह व्यवस्था से क्षुब्ध है। वह चाहते हैं कि अब जनता को किसी भी तरह से इस अलगाव से अलग किया जाए। वह चाहते हैं कि जो संरचना है जनता के खिलाफ है, उस संरचना को अब जनता का हथियार बनाना चाहिए। वह कहते हैं, कविता की शुरुआत में ही प्रश्न करते हैं कि भूख कौन उपजाता है। इस प्रश्न के माध्यम से ही यह कविता आगे बढ़ती है। कवि व्यवस्था से जानना चाहता है कि आखिर इस अकाल की वजह क्या है। वह कहते हैं कि जो चालाक आदमी है इस व्यवस्था का, इस कविता में वह व्यवस्था का प्रतीक है, उसके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं है कि भूख कौन उपजाता है। सत्ता जो अपना प्रभुत्व है समस्या की मूल वजह से हटा देती है ध्यान सबका और फिर अपना प्रभुत्व कायम रखती है। संसद से सड़क तक कविता संग्रह है जिसमें यह उनकी बहुत सारी कविताएं धूमिल की प्रकाशित हैं। 1972 में यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसके कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार गरीबी हटाओ के नारे के साथ आई थी और जनसंख्या नियंत्रक कार्यक्रम जो उनका शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश युद्ध समाप्त हुआ था। गरीबी, अकाल, भूखमरी जैसी समस्याएं हमारे देश में बढ़ रही थी और हर समस्या को जनसंख्या जो भी समस्या हमारे आसपास थी, जनता के आसपास थी, उन हर समस्या की एक ही वजह बताई जा रही थी कि सभी समस्याओं का एक ही कारण है, वह है जनसंख्या। और इस जनसंख्या को कम करना जरूरी है, तभी हमारी गरीबी भी मिटेगी, अकाल भी समाप्त हो जाएगा, भूखमरी जैसी समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो यह जो युद्ध है और जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है, बस यही वजह है। देश की जो सभी समस्याएं हैं उसके लिए सरकार कभी जिम्मेदार नहीं होती, व्यवस्था कभी जिम्मेदार नहीं होती, आम लोग और प्रकृति ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। युद्ध, अकाल व्यवस्था जनित नहीं होते, ये प्रकृति जनित होते हैं। सरकार इस व्यवस्था में अपना दोष हटा लेती है। धूमिल इसी सोच पर प्रहार करते हैं और कहते हैं कि सत्ता के सम्मुख एक तार्किक प्रश्न है कि यह भूख कौन उपजाता है, इसका जवाब आप दें। उनकी पंक्तियां हैं, उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। व्यवस्था इतनी चालाक है कि वह दोनों तरह की बात करने में माहिर है। एक तरफ वह व्यवस्था जो है भूख को जन्म देती है और दूसरी तरफ ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि बेकारी और बढ़े, जनसंख्या बढ़े, क्योंकि इसी में उसका लाभ है। दूसरी ओर जो योजनाएं सब आती हैं वह भी व्यवस्था के प्रति अपने क्रोध को
कम नहीं होने देती जनता के मन में। और यहाँ पंक्तियाँ कवि ने लिखी हैं, जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। व्यवस्था जो है समस्याओं की मूल वजह को उजागर होने से भी रोकती है। वह इस तरह जनता के सामने उजागर नहीं होने देती कि कुछ न कुछ बात में जनता उलझी रहे। जनता को यह लगना चाहिए कि जो सत्ता है वह उसकी हितैषी है और उसके पास बस एक ही औजार है, सहमति का, वरना उसका दमन कर दिया जाएगा। वह चाहती है सत्ता कि यह जो सहमति है वह बनी रहे और कभी भी उसको आराम से बुद्धिजीवियों को तोड़कर रखना होता है। सत्ता के तर्कों को अपने तर्कों से बेनकाब करना होता है, और जब बुद्धिजीवी जो होता है वो जब तर्कों से बेनकाब करने की कोशिश करता है तो सत्ता इस तार्किक को, इस जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, उससे खतरा महसूस करते हुए उसको अलग रखना चाहती है। यहाँ पर कवि की पंक्तियाँ हैं, और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। यह जो आज़ादी मिली है हमें वह झूठी है जब देश की जनता भूखी है। यह जो नारा यहाँ पर उन्होंने दिया है वह कहते हैं कि जो राष्ट्र की जो व्यवस्था है वह राष्ट्रहित में शोषण के तंत्र को संचालित कर रहा है। यहाँ गांधी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेहरू परिवार के शासन का जो प्रतीक है, यहाँ वंशवाद और कोरे राष्ट्रवाद का जो कवि नाम लेते हैं, कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जनता अकाल और भूख से मर रही है लेकिन राष्ट्र चुप है। कवि की पंक्तियाँ हैं, लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। कवि की चिंता यहाँ शुरू होती है कि इस विभत्स परिस्थिति के बावजूद जनता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं है। उन्हें सब कुछ सामान्य लग रहा है। जलसों में जुलसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी है। वे हिस्सा ले रहे हैं, अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। धूमिल कहते हैं कि लोगों के भीतर व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा, परिस्थितियां जब तक नहीं बदलेगी, जनता को ऐसा बना दिया गया है कि असली तथ्य के बारे में सुनना या जानना वे चाहते ही नहीं हैं, तब तक हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी। वह कहते हैं कि अंधे राष्ट्रवाद के कारण उन्हें संभवतः सत्ता विरोध, राष्ट्र विरोध के रूप में दिख रहा है। वह कहते हैं कि राष्ट्रवाद ऐसा हथियार है जिससे कोई भी व्यवस्था अपने शोषण को सही बताती है और अपने हित को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत करती है। यह कविता जिस समय लिखी जा रही थी वह दौर भारत पाकिस्तान युद्ध का समय था और इंदिरा गांधी दुर्गा के रूप में देश को बचा रही थी। दरअसल जनता अपने ही समस्याओं से अलगाव बोध में थी और कवि धूमिल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ हर तर्क के ऊपर राष्ट्रवाद का तर्क भारी है। वह कहते हैं कि मैंने जब भी उनसे कहा है देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं जिसका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। कवि यहाँ पूरे राष्ट्र को एक जंगल के प्रतीक मानते हुए भेड़ियों का साम्राज्य इसे कहते हैं। उनकी चिंता है कि जो लोग जंगल रूपी राष्ट्र में शोषित हैं, पीड़ित हैं, वही इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सत्ता की असलियत वह समझ ही नहीं पा रहे। कवि की पंक्तियाँ हैं कि मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। गिज़ा का अर्थ यहाँ भोजन या खुराक से नहीं है। कवि के लिए यह शब्द है विडंबनापूर्ण स्थिति का प्रतीक। जो लोग सत्ता की असलियत नहीं समझ रहे हैं जबकि पूरी सत्ता जनता के शोषण से संचालित है, वह कहते हैं कि यह जो सत्ता है कभी धर्म से तो कभी डर से लोगों का शोषण कर रही है। कवि ने यहाँ दो प्रतीक रखे हैं, गाय और हाय।
गाय जो है वह हिंदू राष्ट्रवाद या सांप्रदायिक विभाजन का प्रतीक है। हाय यहाँ देश के ऊपर खतरे का प्रतीक है, अर्थात जो व्यवस्था है कभी बाहरी तो कभी भीतरी काल्पनिक खतरों का भय दिखाकर अपनी व्यवस्था को बरकरार रखना चाहती है। यहाँ कवि जनता को इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं कि वह कहते हैं कि वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। कवि जीवन के अंतरंग अनुभवों से इस व्यवस्था की असलियत को हमारे सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि नारी सौंदर्य के माध्यम से सत्ता की जो कुरूपता है उसको सामने रखकर देखा जाए, परंतु सत्ता का तिलिस्म जो है वह टूटता नहीं है, क्योंकि इस तिलिस्म को तोड़ना कोई आसान काम नहीं। वास्तव में जो आलोचक धूमिल की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि उन्हें जनता पर विश्वास नहीं, वैसे आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि जनता अपनी समस्याओं से त्रस्त है और क्रांति के लिए जनता को तैयार करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। धूमिल इस कठिनाई को समझते हैं और इस कठिनाई को वह अपनी कविता में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। जनता में चाहे जितनी भी शक्ति हो, पर उसका अलगाव बोध जो है वह व्यवस्था परिवर्तन से उसे रोकता है। जनता तटस्थ या पस्त नहीं है, वह कुछ कर सकती है, लेकिन वह दिग्भ्रमित है कि वह क्या करे। उसके सामने प्रश्न है कि कोई भी ईमानदारी से यह नहीं कहता कि मैं आपकी समस्याएं मिटा दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जनता को पूर्ण विश्वास है अपनी क्रांति पर, लेकिन तमाम विश्वास के बावजूद वह व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि परिवर्तन सकारात्मक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बड़े आंदोलन हुए हैं, बावजूद व्यवस्था का स्वरूप जस का तस बना है। आखिर ऐसा क्यों है? जनता के मन में यह सवाल है और वह इस सवाल को धूमिल की कविता में हम देख सकते हैं। धूमिल अकाल दर्शन की पंक्तियों में कहते हैं, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। क्रांति के लिए जो सर्वहारा की एकता और परस्पर सहानुभूति का भाव जो है अनिवार्य शर्त है, किंतु सत्ता के साथ युद्ध जैसे ही शुरू होती है, एकता अगर नहीं होगी तो फिर अकाल की स्थिति, आपातकाल की स्थिति भारतीय जनमानस में आ जाएगी। धूमिल का उद्देश्य इस कविता में जनता की ताकत को कम करके देखना नहीं है, बल्कि वे इस बात से व्यथित है कि जनता को अपनी शक्ति का बोध क्यों नहीं है। वह बार बार कहते हैं कि जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। वह कहते हैं कि जनता हमारी है, हम सभी इस बात को समझे कि जब तक हम अकाल दर्शन कविता के माध्यम से वह यही कहना चाहते हैं कि अकाल दर्शन कविता जनता के समस्त ताकतों को पहचानती है। यहाँ धूमिल इस बात को एक तरह से ललकारते हैं कि जो जनता है वह ताकत अपनी पहचानती है, बावजूद इसके उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आखिर इसकी वजह क्या है? धूमिल का यह मानना था कि हमारे मुल्क में, दुनिया में जो मुफलिसी की लड़ाई है वह तब तक विस्मृत नहीं हो सकती जब तक यह लड़ाई हमारे बीच चल रही है। धूमिल की कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि वह एक महान और निर्भीक कवि थे, सृजनधर्मी कवि थे। वे अपनी कविताओं में शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। वे उस भाषा को रचते हैं, उन मुहावरों और उक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से कुछ नया सामने आए। वह अपने दौर की कविता को भीड़ से निकालकर जनतांत्रिक बनाते हैं।
जो यह दुनिया है, जो यह हमारा देश है, इसमें जो लोग निवास करते हैं वह दो तरह के हम सभी जानते हैं, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। कवि यहाँ इसीलिए उन्हीं शोषक वर्ग से सवाल करता है कि भूख कौन उपजाता है। और कवि के इस सवाल का चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहासा बढ़ती आबादी की ओर इशारा करता है। इस माध्यम से कवि इस कविता में यह तलाशते हैं कि देश के जंगल में जो भेड़ियों की तरह लोगों को खा रहे हैं और शोषित उन्हीं की जय जयकार करने में जुटे हैं। एक दूसरी कविता है उनकी, जोरदार कविता, जो उनके मित्र ने लिखी है राजकमल चौधरी के लिए, जो उनके मित्र ने नहीं, उन्होंने लिखी है अपने मित्र राजकमल चौधरी के लिए। वह कहते हैं कि देश का नग्न यथार्थ है। इस राजकमल की हिम्मत के प्रति अगाध श्रद्धा करते हुए वह कहते हैं कि वह एक ऐसा आदमी था जिसका मरना कविता से बाहर नहीं है। यह जो कविता है धूमिल की, यह कविता कई तरह से एक विशिष्ट कविता बन जाती है जब हम देखते हैं कि इस कविता में कवि सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं और खुद ही यह जवाब भी देते हैं कि जब सवाल वह पूछते हैं कि भूख कौन उपजाता है, तो दूसरी पंक्ति में वह लिखते हैं, वह इरादा जो तरह देता है या वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। यहाँ कवि ने कहा है कि उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। मैंने खुद को समझाया कि यार, उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। मैंने सहसा पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिसने न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है। जलसों जुलसों में भीड़ की ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उसने कहा है देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झूरियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला प्रेमिका की तरह दिख रही है। धन्यवाद।